Hello friends, now we start a new topic, mode of heat transfer, right? तो आइए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं फिर स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल है कि ये कोई मेटालिक रॉड है, मैं यहां से लिखता हूं, दिस इज अ मेटालिक रॉड, और उसके एक एंड को फ्लेम पे रखा गया है ना, दिस इज अ फायर, है ना, ये फ्लेम पे रखा गया है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम बाद जब आप इसके दूसरे एंड को टच करोगे तो यहां भी आपको लगेगा कि ये भी एंड हॉट हो गया है। मीन्स हुआ क्या कि जो इसके मॉलिक्यूल हैं, देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना, इस तरह से मॉलिक्यूल है। देखो ना, आपने तो फायर इसके दूसरे एंड पे रखा और, है ना, मैं नेमिंग कर दूं थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। एंड ए पे, एंड ए को आपने फ्लेम पे रखा और एंड बी को जब आपने टच किए तो आपको क्या ही लगा कि यहां भी हॉट हो गया। हॉट हो गया मतलब पहले से यहां टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। और ज्यादा कब होता है? जब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यहां क्या हुआ कि एंड ए से, एंड ए का मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लिया और ये अपने नियर बाई मॉलिक्यूल बी को ट्रांसफर कर दिया। फिर जब बी को हीट एनर्जी मिला, सॉरी दूसरे वाले मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिला, तो ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर ये अपने नेबरिंग को ट्रांसफर कर दिया, फिर ये अपने नेबरिंग को ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से जो हीट एनर्जी है एंड ए से ट्रांसफर होते हुए एंड बी पर पहुंच गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से आपको एंड बी पर हीट एनर्जी, यहां से क्या आ रहा है? हीट एनर्जी ए से ट्रांसफर होते हुए बी पे आ गया। ठीक है, और कैसे ट्रांसफर हुआ कि ए के पास जो मॉलिक्यूल है वो हीट एनर्जी लिया और वो अपने नेबरिंग को ट्रांसफर कर दिया, फिर ये हीट एनर्जी लिया तो इसको ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से हीट एनर्जी एंड ए से एंड बी पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीका से अगर जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर एक ही ऑब्जेक्ट के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में या किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा हो तो हम इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी को बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि इस तरीका से अगर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है तो इसका नाम है कंडक्शन। ठीक है ना। अदर मोड भी हैं, एक तो हमने नाम लिया क्या? कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन, है ना। मैं नेमिंग कर दूं तो इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, किस किस तरीके से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसके हमें तीन मोड पढ़ना है, तीन बेसिक तरीके पढ़ने हैं। और वो है कंडक्शन पहला, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा पढ़ेंगे रेडिएशन। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंडक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन टाइप से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, यानी कि अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये अपनी नेबरिंग को हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। इस तरीका से हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ जाती है, और ये क्या कहलाता है, इस टाइप से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना कंडक्शन कहलाता है। राइट? बिल्कुल वैसे सोचो कि आप लाइन में खड़े हो, देखो, और यहां देखो चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है। हीट एनर्जी तो चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ये अपने ही प्लेस पे रह के हीट एनर्जी को ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट to other without actual transfer or without actual propagation लिख सकते हैं, propagation of molecule, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी तो ट्रांसफर होती है बट मास का ट्रांसफर नहीं होता है ना, यानी कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, मॉलिक्यूल अपने प्लेस पे ही रहते हैं और हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे सोचो कभी अपने लाइन में खड़े हुए हो और सोचो कि बस में खड़े हो और टिकट पास करना है, तो एक दूसरे को देते हैं, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, और एक जगह से एंड तक टिकट चली जाती है, तो क्या कहलाएगा, ऐसा ट्रांसफर क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है? तो हम लोग अभी बेसिकली इसी पे बात कर रहे हैं, इसकी जब बारी आएगी तब देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन। चलिए, अब है कि ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट रेट से होता है। ठीक है? जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट रेट से होता है। और बात करें तो जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसका बेसिक कॉज है टेम्परेचर का डिफरेंस। ये कैसे ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर फ्रॉम हीट ट्रांसफर from high temperature to low temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। क्लियर? मीन्स जब तक एक एंड हाई टेम्परेचर पे है और एक एंड लो टेम्परेचर पे है तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यहां क्या लिखूंगा, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, और ये है लो टेम्परेचर। तो ऐसा अगर जो मेंटेन है तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। पहला तो कंडीशन क्या हो गया कि हीट एनर्जी तभी ट्रांसफर होगा जब एक एंड हाई टेम्परेचर पे हो और दूसरा लो टेम्परेचर पे हो। बोले तो कि टेम्परेचर डिफरेंस, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है? और ये ईच ऑफ मटेरियल में या ईच ऑफ मटेरियल से सेम रेट से ट्रांसफर नहीं होता।
ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं कि जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करें कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया गया है, इसकी एक अपनी लेंथ है, इसका एरिया पर सेक्शन है ना। तो किस रेट से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, और अगर जो रेट पता हो जाएगा तो एक गिवन टाइम में कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। राइट, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करें कि गिवन टाइम में कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। तो देखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मैं एक रॉड लिया, और कैसा रॉड, जिससे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है एल लेंथ का रॉड है, कैपिटल एल लिख देता हूं। और इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट इज ए, यहां भी ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एल लेंथ का रॉड है। ठीक है, और ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोल रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये है हाई टेम्परेचर टी, हाई लिख दूं, चलो कुछ टाइम के लिए लिखता हूं हाई। और ये है लो टेम्परेचर टी लो। तो हीट एनर्जी कैसे जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है ना, हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो देखना, अगर मैं लिखता हूं कि हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है उसका ट्रांसफर होने का रेट Q पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली H से लिखते हैं। ये क्या लिखा रहा, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। और मैं ऐसा लिखूंगा कि ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर का रेट होगा ये प्रोपोर्शनल होता है एक तो टेम्परेचर डिफरेंस के, किसके, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ये टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर रेट उतना ज्यादा होगा। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, दिस इज हीट ट्रांसफर रेट। और Q क्या है, Q क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, और ये H हो गया हीट एनर्जी ट्रांसफर, T फॉर टाइम। ठीक, तो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर रेट होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतनी तेजी से ट्रांसफर होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा देर के लिए इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इस टाइप, इसको रफ कर दिया, मैं एक लाइन खींच देता हूं, आसान हो जाएगा। पहला तो हो गया टेम्परेचर का डिफरेंस, दूसरा है कि प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर रेट भी उतना ज्यादा होगा। सोचो ना कि ये पाइप है तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा पानी का फ्लो होगा, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां भी है। ठीक है, तो पहला तो टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा हो तो हीट एनर्जी का रेट ज्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा। बट एक और तीसरी चीज है कि लेंथ जितना ज्यादा होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसफर रेट। अब किसी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट डिस्टेंस तक ले जाना है तो कम टाइम लगेगा, और किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा लेंथ तक ले जाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी हमें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब रेट कम हो जाएगा।
देखो ना, ये जितना ज्यादा होगा एच कम हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांसफर रेट है वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, राइट। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एच प्रोपोर्शनल टू क्या, ए डेल्टा टी अपॉन एल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहां तक तो समझ आ गई। एक और चीज है जिस पे डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर रेट, और वो है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं एच, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के ए डेल्टा टी बाय एल, एक फार्मूला बन गया कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, मैं यहां लिख देता हूं ब्लैक से। इसके बाद थोड़ा देर के लिए अब इसको मिटा ही देते हैं, इसका क्या काम है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। और मैंने राइट टू लेफ्ट आए हैं इस बार, तो इस चीज को ध्यान देना। अब यहां के बाद में इधर लिखा क्या कि H इज इक्वल टू आपको क्या मिला, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, जहां H क्या है, Q बाय टी है, Q हीट एनर्जी, T टाइम, H हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, A एरिया क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, और L हो गया लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक अवेलेबल फार्मूला, मैं लिख भी देता हूं इन सबका मीनिंग भी। क्यू क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। टी टाइम टकन, टाइम, और एच आपने देखा है हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा टी, इसका मतलब है टी वही हाई माइनस टी लो, इनके टेम्परेचर का डिफरेंस है। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कंडक्टर, ठीक है। इतनी सारी चीजें, और आपको मैं याद रखने के लिए चीजें बता सकता हूं कि देखो, क्योंकि ये लाइन लगी है, और एक लाइन में मैं ऐसा बनाता हूं थोड़ा सा याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए। एक दो तीन, तीन ही लोग खड़े हैं इस लाइन में, और ये है इसमें एक दो तीन चार पांच लोग खड़े हैं, ठीक है, ओके। तो देखो, अगर जो ये सारे लोग एक एक केजी एनर्जी ले जाते हैं, एक एक जूल एनर्जी ले जाते हैं, और इसमें तीन लोग हैं, इसमें पांच लोग हैं, तो कौन ज्यादा एनर्जी ले जाएगा एक गिवन टाइम में? इसे जाने में सोचो 1 सेकंड लगता है, इसे भी जाने में 1 सेकंड लगता है, तो जिसमें ज्यादा पर्सन है लाइन में वो ज्यादा एनर्जी ले जाएगा। देखो, ये 3 जूल ही ले जाएंगे 1 सेकंड में, ये ले जाएंगे 5 जूल, मीन्स एरिया ज्यादा होने पे हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। दूसरा है कि टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर का रेट उतना ज्यादा होगा। देखो यहां क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से
जो इसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी से पिंच करेगा, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर भी जल्दी जल्दी होगा। तो दूसरा हो गया कि ट्रांसफर रेट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, तीसरा है लेंथ के बारे में। तो लेंथ क्या है, सोचो कि इसे 1 मीटर ले जाना है, ये है सोचो कि 1 मीटर, और दूसरा है 2 मीटर। 3 इसमें भी रखते हैं तो कंपेयर करेंगे, ये है 2 मीटर। देखो इसे 1 मीटर ले जाना है, इसे 2 मीटर ले जाना है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है। मीन्स लेंथ ज्यादा होने से आपको जो ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाएगा। हमें ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम में हम क्यू एनर्जी ले जाएंगे, यानी कि ये टाइम बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। देखो ना इसमें सोचो 3 जूल 1 सेकंड में गया, यहाँ 3 जूल 2 सेकंड में गया, तो यहाँ रेट कम हो गया, यहाँ रेट ज्यादा हो गया। कब ज्यादा हो गया, क्योंकि एल कम था, यानी एल ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, एल कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। बोले तो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तीसरी बात और क्या है, ये सब कुछ सेम भी हो फिर भी एक और क्वालिटी है, यानी ए भी सेम है, एल भी सेम है, डेल्टा टी भी सेम है। क्या क्वालिटी है, मटेरियल की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है समझिए, इसमें जो 3 लोग हैं ये बूढ़े वाले हैं, इसमें जो 3 लोग हैं वो यंग हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो यंग है वो ज्यादा तेजी से जाएगा और जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा, जो बूढ़े वाले हैं वो धीरे धीरे जाएंगे। यानी कि एक और भी क्वालिटी है जिसपे हीट ट्रांसफर रेट डिपेंड करेगा, एंड दैट क्वालिटी इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, आई होप आप इस चीज को थोड़ा सा समझे होंगे, मैं याद रखने के लिए इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और जो बेसिक मैथमेटिकल तरीका है वो ये है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। चलो बताओ, मैं पेन चेंज कर लिया। यूनिट ऑफ के फॉर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, आप बताओ मुझे। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए। शायद ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा था। ये लिखा हुआ है कि H प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ए डेल्टा टी अपॉन एल। राइट, दिख रहा है, और ठीक है। और इसके बाद जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल हो गया है। ठीक है, ये भी दिख रहा होगा। ठीक ठीक, और यहां के बाद हमने यहां से स्टार्ट किया। यूनिट ऑफ के चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी आपको बताना है। क्या करें, देखो के को छोड़ के बाकी सारे टर्म को एक साइड कर लो तो आ जाएगा एच एल और अपॉन ए और डेल्टा टी इज इक्वल टू के, और इन सब की यूनिट लिख दो। एच क्या है, जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट, है ना। जूल पर सेकेंड, देखो ना एच क्या है, एनर्जी पर टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं। ये हो गया मीटर, नीचे हो गया एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का डिफरेंस एसआई में
केल्विन लिख दो इज इक्वल टू के, यहां सोल्व करो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज द यूनिट, ये क्या हो गया, के की जो वैल्यू थी ये हो गया यूनिट ऑफ के, है ना, जो यूनिट ऑफ के हो जाएगा वो क्या लिखेंगे, वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट समझ रहे हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन भी बोल सकते हैं, या वाट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं मैं इसको रफ कर देता हूं और आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये ट्रांसफर रेट, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसफर रेट कांस्टेंट तब होगा जब ये टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट हो, मींस टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा, तभी ये ट्रांसफर रेट भी कांस्टेंट होगा। कुछ चीजें मैंने आपसे यहां छिपाई है, बट वो इसलिए क्योंकि जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको सिंपल बना के परोसा गया है। ये ट्रांसफर रेट कांस्टेंट होगा तभी ये हीट ट्रांसफर रेट भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ये किसी मटेरियल का है, और उस मटेरियल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इट इज ऑफ 300, यूनिट क्या लिखेंगे, वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है, ये तो यूनिट की बात हो गई, ठीक है। और इसके एक एंड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे रखा गया है एंड सेकेंड एंड को फायर पे रखा गया है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ऑलवेज दिस एंड विल बी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा आइस पे रखा गया है और वो भी जो आइस का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनफाइनाइट अमाउंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट इन, क्या लिख दूं, 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितना आइस मेल्ट होगा अगर ऐसा कंडीशन मेंटेन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट इन 1 आवर, व्हाट अमाउंट of ice will melt in 1 hour, 1 घंटे में कितना आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना आइस मेल्ट होगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप याद रख लो कितनी होती है, 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है, इतना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, मींस इतना एनर्जी मिलने पे 1 केजी आइस मेल्ट होती है। तो आपको बताना है कितना आइस मेल्ट होगा 1 घंटे में। तो हम लोग ये निकाल लें कि 1 घंटा में कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हमें हीट एनर्जी पता हो जाएगा, फिर हम लोग कितना आइस मेल्ट होगा निकाल लेंगे। चलिए आते हैं आंसर पे। अब मैं आंसर का पार्ट लिख रहा हूं, आंसर। तो हम लोग का क्या मेन एम रह गया कि हीट एनर्जी ट्रांसफर निकाल लो 1 घंटे में। आइए मेरे पास फार्मूला है H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा H इंटू टी, और बोले तो के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू
टाइम टी। तो क्यू निकाल लो। के यहां 300 लिखना है, लिख दो। ए एरिया पर सेक्शन कितना है 0.5, लिख दो। लेंथ तो नीचे हो जाएगा कितना 1 मीटर है, ठीक है। टेम्परेचर हाई माइनस लो, हाई कितना है 100 और माइनस 0, ठीक है। कितना टाइम 1 घंटे में 3600 सेकेंड, ठीक है। सब ऐसा ही में रख दिया। अब यहां से आपको हीट एनर्जी निकल जाएगी। इसको सोल्व कर लोगे तो जो भी आएगी वो हीट एनर्जी आ जाएगी। मीन्स ये हो गया 100, जो भी इसको सोल्व करके आएगा है ना, यहां पर वो आ जाएगी इतना जूल हीट एनर्जी। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, ये आपसे करवाऊंगा मैं। चलो क्यू निकल गया। जब क्यू निकल गया अब क्या करोगे? अब देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि Q इज इक्वल टू, मैं ये आपसे पूछूं कि m kg ऑफ आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू mLF, राइट। तो बताओ m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा Q बाय LF। मीन्स आपको अगर जो हीट एनर्जी दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगा। तो यहां से जो Q की वैल्यू आएंगी वो Q की वैल्यू आप यहां लिख दो और अपॉन LF से डिवाइड कर दोगे तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट फाइंड हो जाएगा एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पे आपको हीट ट्रांसफर रेट बताना हो तो सिर्फ ये बता देना, कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ ये बताना है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको हीट करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीट करंट। H को एक और नया नाम क्या बोल सकते हैं? हीट करंट। मैं लिख देता हूं H ऑल्सो नोन एज हीट करंट। H ऑल्सो नोन एज हीट करंट। हीट करंट, ठीक है। कर लेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे और बाकी मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर लूंगा अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो, ठीक है। तो आपका तो एक होमवर्क रह गया कि ये आपको फाइंड करना है कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगा, ठीक है। बाकी जो बात रह गई कन्वेक्शन और रेडिएशन वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।